ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आगरा कैंट पर आरपीएफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 तस्करों के साथ 6 सोने के बिस्किट बरामद, पूछताछ जारी। भीमनगरी आयोजन के लिए समिति ने किया जीआईसी ग्राउंड पर भूमि पूजन, इस बार मंच का स्वरूप होगा सम्राट अशोक के महल जैसा। विभागीय परिवहन विभाग के आदेशों को हवा में उड़ा रहे हैं स्कूल वैन संचालक। ऑटो से पहुंचे नौनिहाल स्कूल, आरटीओ की टीम की कोई निगरानी नहीं। और शराब के ठेके के विरोध में शंकरगढ़ की पुलिया निवासियों ने जताया विरोध। भाजपा विधायक और डॉक्टर राम बाबू ने क्षेत्रीय निवासियों की आवाज को दिया अपना सुर। बुधवार देर रात आरपीएफ को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब कैंट स्टेशन पर चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान आरपीएफ को 2 तस्करों के साथ 6 सोने के बिस्किट भी बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने तस्करों से पूछताछ शुरू कर दी। आरपीएफ पुलिस और जीआरपी पुलिस ने आगरा कैंट स्टेशन पर बड़ी सघनता से चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को रोका और पूछताछ में दोनों युवक घबरा गए। तब पुलिस को शक हुआ। उसी दौरान दोनों युवकों के बैग चेक किए गए तो खाने के टिफिन में सोने के 6 बिस्किट रखे हुए थे। आरपीएफ पुलिस दोनों तस्करों को पकड़कर थाने ले आई। पूछताछ में दोनों शातिर एपी एक्सप्रेस से सिकंदराबाद जा रहे थे। उसी समय पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। अच्छा, गोल्ड है। कहाँ से ला रहे थे? भरतपुर से, आगरा से सिकंदराबाद जा रहे हैं। कितनी कीमत होगी इसकी गोल्ड? कॉस्ट ऊपर 10 लाख ऊपर रहे थे सर। किससे खरीदा था आपने? किससे लिया था? एक जेसीबी ड्राइवर था साहब, हमारा मैकेनिक था, काम बाग क्या? बाग बोले तो इससे पहले और भी लिया आपने कभी? नहीं लिया सर। पहले बार आगरा है, पहले बार मोबाइल है स्टेशन पे, क्योंकि छुट्टियां बच्चों की स्कूलों की हो रही हैं और भीड़ भी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा, और ऐसा हम लोगों का आदेश भी है। उसी रूटीन में चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान 2 व्यक्ति जो थोड़ा साउथ इंडियन दिख रहे चेहरे से, शक हुआ, उनसे पूछताछ किया तो घबराने लगे। तो जस्ट एक उसमें प्रिकॉशन के रूम में उनकी तलाश ली तो टिफिन के अंदर राइस था। राइस के अंदर छुपा के ये 6 बिस्किट नुमा पीली धातु के मिले जो देखने में सोने जैसा लग रहे हैं। तो इनके बारे में पूछताछ किया तो उनके पास कोई बिल नहीं था। उन्होंने बताया कि हम इन बिस्किट को भरतपुर के पास महुआ जगह से लाए थे और अब हमारी 8:30 बजे आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन थी, उससे हमें हैदराबाद जाना था और ये हमारा सौदा 10 लाख में हुआ है। तो हमने इसको थाने पर लाके पूछताछ किया और इसका वजन किया तो 4 किलो के आसपास इसका वजन है। कितनी कीमत होगी? अब मार्केट के हिसाब से तो 10 ग्राम का 26 हजार रुपये रेट है, तो 4 kg नेचुरल है, 1 करोड़ से ऊपर ही बैठेगा। लेकिन चूंकि हो सकता है प्योर पूरा गोल्ड नहीं हो, इसमें कुछ मिक्स हो सकता है, वो लोग 10 लाख के आसपास बता रहे। पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों से बड़ी सघनता से पूछताछ की। बिस्किट 600 ग्राम के बताए जा रहे हैं, वहीं इनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल आरपीएफ पुलिस इस पूरे गिरोह की तलाश में जुट गई है। दलित समाज के सालाना आयोजन भीमनगरी महोत्सव समारोह के लिए संस्था के लोगों ने जीआईसी मैदान पर भूमि पूजन किया, जहां पर इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। आयोजन कमेटी के लोगों ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार मंच का स्वरूप सम्राट अशोक के महल जैसा होगा और पूरी एकजुटता के साथ आयोजन को भव्य बनाया जाएगा। 14 अप्रैल को आगरा में धूमधाम से मनाए जाने वाले भीमनगरी महोत्सव की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ने लगी हैं, जिसके लिए आयोजन समिति के लोगों ने पचकुइयां स्थित जीआईसी ग्राउंड पर बौद्ध रीति रिवाज से भूमि पूजन किया। भीमनगरी आयोजन समिति के लोगों की माने तो इस बार इस आयोजन का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा और राजनीति से अलग होने वाले इस कार्यक्रम में सभी दलों के लोग हिस्सा लेंगे। आज हम जो इस मंच को जो है राजनीतिक नहीं बनाना चाहते हैं। ये मंच सामाजिक है। बाबा साहब सभी के थे, सभी लोग शामिल और सभी लोग शामिल होंगे। आप कहेंगे सब बसपा वाले या नेता और गढ़ क्यों नहीं लाए? हमने किसी को इन्वाइट नहीं किया अभी तक। ये सामाजिक मंच है, इस पर हम सबको ही बुलाएंगे और सबको इन्वाइट करेंगे। जैसी हमारी पूरी कमेटी की सोच है कि हम विशेष किसी राजनीतिक मंच को नहीं बनाएंगे।
इसके सुरक्षा मंडल में सब लोग शामिल था जी, इसके सुरक्षा मंडल के सब लोग शामिल हैं। हाँ सर, फिर भी नहीं आ रहे वो लोग। सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम होंगे बाबा साहब के जीवन से संबंधित। जहाँ तक मुख्य अतिथि और अतिथियों का सवाल है, जैसा हमारे जो स्थानीय अध्यक्ष हैं चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि ये यूँ तो पहले भी हम लोग ऐसे ही करते रहे हैं कि हर दलगत राजनीति से परे उठ कर के सारे लोगों को बुलाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको सभी को अपने मंच पर बुलाते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। इस बार भी हमने यही निर्णय ले लिया है कि सभी पार्टियों के लोग, सभी दलगत राजनीति के लोग यहाँ पर आएँ, उनको सम्मान किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा। अभी तक हमने जो हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं उनको आमंत्रित करने का किया है, पत्र भेजे हैं, लेकिन चूंकि अभी तक उनकी कोई सहमति नहीं आ पाई है। सहमति आने पर तुरंत हम आपको बता देंगे कि कौन हमारे मुख्य अतिथि होंगे और कौन हमारे विशेष अतिथि होंगे। दरअसल इस बार 20वीं भीमनगरी का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 7 इलाकों को शामिल किया गया है और उनमें काम भी शुरू हो गए हैं। संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन के स्वरूप से लेकर अलग अलग जानकारी दी। हमें इस आयोजन को करते हुए, और ये सामाजिक मंच है, 5 वर्ष के लिए सरकार आती है तो उसके प्रभाव में हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो है विकास का मुद्दा जुड़ा हुआ है। सापा के लोगों को आज इस समय जो है उत्तर प्रदेश में शासन है, हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि हम विकास के मुद्दे को लेकर भीमनगरी पार्टी की सरकार होगी, उसके संरक्षक मंडल में समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं है। जी, बहुत है उसमें, आप देखिए। और पिछले वर्ष भी हमने नाम डाले थे। राम साय यादव जी है जो जिलाध्यक्ष है, उनका नाम हमने जो है पिछले साल डाला था, और इस साल भी हमने कई लोगों को लिया गया है अन्य दलों से। उपेंद्र सिंह हैं, और आपके जो है कई जो है कांग्रेसी नेता हैं, सबके सापा के नेताओं के रंजू यादव ने, उनके मुनीन्द्र यादव ने, रंजू यादव तो डेथ हो गई उनकी। ये सब लोगों को हम जो है इसमें भीमनगरी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चलाने, उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम है। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हाँ, विशेष जो है दल का जो है प्रभाव होता है, जिसकी भीमनगरी बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 20 शहर में है आयोजन इस बार का, और यहाँ जो ग्राउंड हमें मिला है GIC ग्राउंड, जितनी भी भीमनगरी लगी हैं, 2-4 भीमनगरी को मैं छोड़ दूं, जैसे कि नाला काजीपाड़ा की भीमनगरी बनी थी, तो हमें रामलीला ग्राउंड मिल गया था। ये ग्राउंड अपने आप में बहुत अच्छा ग्राउंड है। हमारी यहाँ भव्यता और मंचों से ज़्यादा अच्छी भव्यता रहेगी, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस साल की जो भीमनगरी है 2015 की, इसको हम जितनी भीमनगरी बनी है उनसे भव्य और उनसे सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो हमने जो हर साल हम लोग भीमनगरी में कोई ना कोई बुद्ध के ऊपर जो धार्मिक चिंतन है, बुद्धकालीन जो धार्मिक स्थल हैं, उनको ही लेते हैं। इस बार सम्राट अशोक एक नाटक आ रहा है, उसमें सम्राट अशोक का जो महल बनाया है, इस बार हमने वो स्वरूप दिया है भीमनगरी के मंच पर। जो सम्राट अशोक का जो महल बनाया है, बहुत सुंदर हमने सम्राट अशोक का महल का चित्र दिया। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन परंपरागत रूप से मनाया जाता है। पहले दिन विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, जबकि बाकी के 3 दिन स्थलीय आयोजन होते हैं। इसके पीछे क्षेत्रीय विकास के साथ साथ समाज के लोगों को महापुरुषों के योगदान से भी वाकिफ कराया जाता है। इन लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस बार के महोत्सव को यादगार बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करना बसपा नेता आजाद सिंह को पड़ा भारी, जिन्हें आयोग की अवमानना के चलते न्यायालय में सरेंडर करना पड़ा। अधिवक्ताओं के तर्क के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जहां उनकी जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली। बसपा नेता के समर्पण की खबर सुनते ही दीवानी में मंडल कोऑर्डिनेटर से लेकर जिलाध्यक्ष सहित बीएसपी के दर्जनों नेताओं का जमावड़ा लग गया। निर्वाचन आयोग की अवमानना के लिए बसपा के वरिष्ठ नेता आजाद सिंह को कोर्ट कचहरी की फजीहत झेलनी पड़ी, जिनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होने पर उन्हें न्यायालय में समर्पण करना पड़ा। कानून की जद में आने के बाद आजाद सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर हुए, जहां उनके अधिवक्ताओं ने बसपा नेता समर्थन में पैरोकारी की और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। गत वर्ष देश में 16 लोकसभा चुनाव हुए थे, तो आगरा लोकसभा के सम्मानीय हमारे प्रत्याशी उत्तर सरकार के पूर्व उद्यान मंत्री जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी थे। हमने 2 अप्रैल को उनका नामांकन दाखिल किया था। विधिवत हमने कार्यक्रम की अनुमति ली थी, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सपा की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में इस समय जंगलराज काम है, उत्तर प्रदेश में इस समय अपराध की बाढ़ आ गई है, ज्वेल्स की भावना से हम लोग मेरे खिलाफ, क्यों मैं उस समय वर्तमान में जिला था पार्टी से, और हमारे प्रत्याशी के खिलाफ
झूठा मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने हमें एक नोटिस दिया था, उस नोटिस जवाब भी हमने समय के रहते उन्हें जवाब भी दिया, लेकिन हमें जैसे ही मुझे कल मालूम पड़ा कि हमारे खिलाफ न्यायालय से आदेश हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और हमें इसमें NPW हमारे खिलाफ कर दिया है, तो हम न्यायालय का बहुत ही सम्मान करते हैं, क्योंकि हम लोग BSP के कार्यकर्ता हैं, BSP अनुसूचित पार्टी है। न्यायालय का हम बिल्कुल सम्मान किया और मैंने आके सुबह ही यहाँ ठीक 11:30 बजे आकर के अपने को समर्पित किया और न्यायालय ने आज मुझे इसमें सजा जमान दे दी है। हम लोग न्यायालय का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और 2011 का एक मुकदमा था श्री आज़ाद सिंह के खिलाफ, जो थाना हरिपुर से था, और उसमें बिल्कुल झूठा मुकदमा लगा दिया था पुलिस ने। हालांकि आज़ाद सिंह जी की कोई भूमिका उसमें नहीं थी। अदालत की तरफ से इनके पास वारंट जारी हुए, उन्होंने अदालत का सम्मान करते हुए न्यायालय में आज हाजिर हो गए अपने आप को, और अदालत ने उनको 10 हजार की जमानत पर रिहा कर दिया। आजाद सिंह के समर्पण की खबर जैसे ही जनपद के बसपा नेताओं को लगी, एक एक करके वहां नीले खेमे वालों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और जिलाध्यक्ष मलखान सिंह व्यास सहित कई अन्य बड़े नेता पहुंच गए, जिन्होंने ऐसे मुकदमों को शासन और प्रशासन की साजिश करार दिया। जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भाई आजाद सिंह जी को उस मुकदमे में इनको फंसाया गया था, और आज हमारे भाई आजाद सिंह जी ने और न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने आप को यहाँ सिलेंडर किया। सिलेंडर होने के बाद उन्हें न्यायालय से आज जमानत मिल गई है। आज हमारी पार्टी के सभी साथीगण आज उनको यहाँ जमानत पर सभी हम लोग उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम सभी लोग इनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये झूठा जो केस लगाया गया था, ये केवल हमारी पार्टी को थोड़ा सा ऐसा दिखाने के लिए ये मुकदमा लगाया था हम लोग। गौरतलब है कि 2 अप्रैल वर्ष 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के प्रत्याशी नारायण सिंह के नामांकन जुलूस के काफिले को आयोग के मुताबिक नियमों का उल्लंघन माना गया और तत्कालीन बसपा जिलाध्यक्ष आजाद सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, जिसके संबंध में आज उन्हें न्यायालय से जमानत लेनी पड़ी। शाहगंज स्थित शंकरगढ़ पुलिया के लोगों ने क्षेत्र में देशी शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे क्षेत्रीय लोगों का भाजपा विधायक ने समर्थन किया। उत्साही लोगों ने प्रशासन को ठेका न हटाने पर आमरण अनशन के साथ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। शाहगंज के शंकरगढ़ में वहां के क्षेत्रवासियों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब उन्हें अपने क्षेत्र में देसी शराब की नई दुकान खुलने की पता लगी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में धरने पर बैठ गए और इनका समर्थन करने भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय भी पहुंचे। विधायक को क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं बताईं, जिस पर विधायक ने उनका पूरी तरह सहयोग करने की बात कही। योगेंद्र उपाध्याय ने प्रशासन को शंकरगढ़ मामले में कार्रवाई न करने पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दे डाली। ऐसा है कि यहाँ पर एक नया देशी शराब का ठेका खुलने जा रहा है, जबकि इस स्थान पर जहाँ खोलने जा रहे हैं इसके निकटतम स्थान पर एक स्कूल है और एक मंदिर है तथा यहाँ पर एक समरसेबल है जहाँ पर महिलाएं आके पानी भरती हैं, जहाँ पानी का अभाव है। इस तरह जहाँ महिलाओं का, बच्चों का जमावड़ा होता हो या आना जाना रहता हो, आवागमन रहता हो, वहाँ नियमानुसार कोई ठेका नहीं खोला जा सकता। इसका जनता विरोध कर रही है। हम जनता के साथ हैं, जनता के समर्थन में यहाँ बैठे हैं और अगर अभी तो समर्थन दे रहे हैं हम इस धरने को, क्योंकि आगरा मेरे क्षेत्र में 3 जगह इस टाइप का धरना चल रहा है। एक यहाँ पर, एक पथवारी पर, एक गोविंद नगर में। गोविंद नगर होता हुआ मैं यहाँ आ रहा हूँ, फिर पथवारी जाऊँगा। अगर प्रशासन नहीं माना तो मैं यहीं पर आमरण अनशन करूँगा। धरने में शामिल हुए पूर्व राज्य मंत्री रामबाबू हरित ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए गरीबों से छल कर रही है। हरित का कहना था कि अखिलेश सरकार शराब बिक्री पर विचार जरूर करे। दुर्भाग्य का विषय है हमारे देश के लिए कि आज जो सरकारें चल रही हैं उन्होंने अपने राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत शराब बिक्री का बना दिया है, जबकि इसके सेवन से लोगों का सर्वनाश होता है, परिवारों का सर्वनाश होता है, नैतिकता का अभाव होता है। तो एक तो सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि इसकी जगह और तमाम ऐसे स्रोत बनाए जा सकते हैं राजस्व के, जो हमारे यहाँ के निवासियों का सर्वांगीण विकास के लिए शुभ रहे। मैंने विधानसभा में कई बार मद्य निषेध पर भी मामले उठाता रहा हूँ पूर्व में, और मैं अभी विधायक जी ने जैसा कहा है कि यहाँ पर प्रशासन को सख्ती से काम करना चाहिए और जो यहाँ के निवासी हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यही हमारे असली मालिक हैं, इनके टैक्स के द्वारा ही जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों का लालन पालन होता है। उन्हें तनख्वाह ना मिले
तो भूखे मर जाएं। उनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो मजदूरी करके ही पेट भर सकें। क्षेत्रवासियों का कहना था कि शंकरगढ़ घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ ठेका स्वीकृत करने की इजाजत ही यहाँ के लोगों को शराब के शौकीन बनाने के काम कर रही है। ठेका स्वामी यहाँ गैर कानूनी तरीके से शराब का ठेका खोल रहा है, जिसके कारण यहाँ असामाजिक तत्वों का बोलबाला ज्यादा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि विधायक और पूर्व राज्य मंत्री भी क्षेत्रीय लोगों के साथ शराब के ठेके के विरोध में खड़े हैं, तो क्या यहाँ की जनता को इस शराब के ठेके से निजात मिलेगी या फिर हमेशा की तरह एक बार फिर से इन क्षेत्रीय लोगों की आवाज को किसी तानाशाह के माध्यम से घोट दिया जाएगा। मिशनरी स्कूल्स में मिशन के नाम पर अभिभावकों के साथ की जा रही है ज्यादती, जो ड्रेस से लेकर किताबों तक स्कूल प्रबंधन के इशारों पर लेने के लिए पाते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसका भारी विरोध किया है। संगठन के लोगों ने इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और 25% कोटा पूरा कराने की मांग की। दाखिलों का सीजन आते ही स्कूलों की मनमानी का दौर किसी से छिपा नहीं है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिजनों की समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाते हुए कॉन्वेंट स्कूलों की अनियमितताओं का खुलासा किया। शहर में बल्कि देश में पूरे प्रदेश में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं, छात्रों के ऊपर एक तरह से डंडा चलाया जा रहा है कि फीस वृद्धि लगातार, ड्रेस लेंगे तो स्कूल से लेंगे, जूता लेंगे तो स्कूल से लेंगे, जहाँ तक कि शर्ट का एक बटन टूट जाए छात्र का तो भी वो स्कूल से ही लेना पड़ता है। और शासन के द्वारा 25% गरीब छात्रों को आईसीएसई और सीबीएसई स्कूलों में एडमिशन देने का प्रावधान है, जिसमें कि मेरे को नहीं लगता कि आगरा का कोई भी स्कूल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का 25% गरीब छात्रों को एडमिशन दे रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स के विरोध में दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद ने मांग उठाई है कि सीबीएसई और आईसीएसई के विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। कम से कम 5 वर्षों तक इस पाठ्यक्रम और पुस्तकों में कोई बदलाव न हो और सबसे खास बात कि किताबें और ड्रेसेस के गार्जियंस को बाध्य न किया जाए। अगर ऐसा होता पाया गया तो एबीवीपी इसका पुरजोर विरोध करेगा। और इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क,
स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदनी स्टेट। ब्रेक के बाद अगली खबर। ताजदीदार को आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए विभाग ने ई टिकट की सुविधा शुरू की थी, जो कि अब तक शिल्पग्राम बुकिंग काउंटर से ही मिल रही थी। तो वहीं विभाग ने ई टिकट की बढ़ती मांग को देखते हुए अब ई टिकट काउंटर पश्चिमी गेट पर भी बनवाना शुरू कर दिया है, जिसका प्रारंभिक कार्य जारी है। ताजदीदार को जहां हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आगरा आते हैं और सैलानियों को ताजदीदार के लिए लंबी लंबी लाइनों से जूझना पड़ता है, विभाग ने सैलानियों की सुविधा के लिए ई टिकट की सुविधा शुरू की थी, जिसका बिक्रीकरण अभी तक केवल शिल्पग्राम बुकिंग काउंटर से ही हो रहा था। वहीं इस ई टिकट की बढ़ती मांग को देखते हुए अब विभाग के अधिकारियों ने ई टिकट बुकिंग काउंटर ताजमहल के पश्चिमी गेट पर भी खोलने का फैसला लिया है, क्योंकि ताजमहल के दीदार के लिए सबसे अधिक सैलानी ताज के पूर्वी या पश्चिमी द्वार से ही प्रवेश करते हैं। तो विभाग ने सैलानियों की इस समस्या का समाधान करते हुए ई टिकट बुकिंग ताजमहल के पश्चिमी गेट से शुरू करने की शुरुआत की है, जिसका प्रारंभिक काम शुरू हो चुका है। ई टिकट के लिए विभाग ने लाइन डलवाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए अभी खुदाई का काम चल रहा है। ये लाइन अधिक स्पीड वाले इंटरनेट की डालनी जा रही है, जिससे ई टिकट का काम तेजी से हो सके और सैलानियों का समय बच सके। नगर निगम में आरआई यानी टैक्स निरीक्षक अपनी अवैध वसूली करने को अब मुख्यमंत्री तक के नाम का सहारा ले रहे हैं। ताज़ा मामला बीते दिनों एमजी रोड पर बने एक हॉस्पिटल से 50,000 की अवैध वसूली का है। मामला खुलने के बाद अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों का बचाव करते हुए लिखित शिकायत के न आने की बात कहते हुए मामले को निपटा दिया, जबकि एक अधिकारी द्वारा पैसे वापस करा दिए गए। तो वहीं अब पीड़ित कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आगरा नगर निगम में तैनात कर निरीक्षक मानो निगम में बेलगाम हो गए हैं, जिसके चलते कर वसूली में उनका अपना ही कानून चलता है। अब तक तो महज अधिकारियों का डर दिखाकर ये लोग करदाताओं से अवैध वसूली करते आ रहे थे, लेकिन ताज़े मामले में एमजी रोड पर बने एक हॉस्पिटल संचालक को आफाक नाम के एक कर निरीक्षक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के नाम से डराकर 50,000 रुपए वसूल कर लिए। हालांकि मामला करीब 1 माह पुराना है, लेकिन मामला खुलने के बाद अधिकारी और कर्मचारी खुद को घिरता देख मामले के निपटारे में जुट गए। इतना ही नहीं, चूंकि मामला मुख्यमंत्री के नाम से जुड़ा था, इसलिए अधिकारी भी हड़बड़ा गए और मामले को निपटाने के लिए एक निगम अधिकारी के माध्यम से वसूले गए 50,000 रुपए वापस भी करा दिए। मामले के जानकार एक पार्षद ने बताया कि अधिकारी पूरे मामले में लीपापोती करने में लगे हैं। मतलब जिस तरह से देखने में आ रहा है कि हाउस टैक्स को लेकर नगर निगम पूरी तरह से प्रयास में लगा हुआ है कि लक्ष्य उनका पूरा हो सके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निगम के जो आ रही हैं वो निगम को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसा कि ताजा एक नया मामला आया है कि एक हॉस्पिटल में सीधे मुख्यमंत्री के नाम से धमकाकर और पैसे वसूल किए गए। देखिए, ऐसा है, नगर निगम में टैक्स वसूली के मामले में हम लोग सदा क्वेश्चन उठाते रहे हैं, क्योंकि जितनी आमदनी नगर निगम की होनी चाहिए उसकी चौथाई भी नहीं हो रही है। और इसका कारण यही है कि यहाँ पर ये जो बिल कलेक्टर्स हैं और ये हैं, वो ये सब लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इस वजह से वसूली नहीं हो पा रही है। जबकि ये दिखाते हैं कि हमारे बिल कलेक्टर्स कम हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि जिन जगहों का इन्होंने असेसमेंट भी कर लिया है उसमें आधे का किया है। तो जब उस बिल्डिंग में चले गए तो उसमें आधे करने का सवाल क्या है? इस बारे में जब नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से बात की गई तो वह मामले पर कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। हालांकि ऑफ कैमरा उन्होंने इस मामले से खुद को अनजान होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि अभी तक इस मामले में उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है। अगर शिकायत आती है तो वो आरोपी कर निरीक्षकों पर कार्रवाई जरूर करेंगे।
नगर आयुक्त के इस मामले में कोई कार्रवाई न करने पर सवाल उठना लाजमी है, जिस मामले में निगम के हर अधिकारी और कर्मचारी को पूरी जानकारी है। ऐसे में नगर आयुक्त उस वक्त खुद को मामले से अनजान बता रहे हैं जब निगम के एक अधिकारी के माध्यम से पैसे वापस करा पूरे मामले को निपटा दिया गया। हालांकि पीड़ित अब इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उससे जब मुलाकात करने की बात कही गई तो वो खुद को शहर से बाहर होने का हवाला देते हुए इस मामले से बचता नजर आया। बहरहाल ऐसे में अब अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ऐसे मामले लगातार सामने आते रहेंगे और इस तरह प्रदेश के मुखिया इन कर निरीक्षकों के काम आते रहेंगे। ग्वालियर रोड पर बने सराय ख्वाजा पर निर्माणाधीन नाले का काम रुकवाने के लिए भाजपा नेता डॉक्टर राम बाबू हरित के नेतृत्व में दर्जनों दुकानदारों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंप नाले का मार्ग परिवर्तित कर उन्हें राहत देने के लिए ज्ञापन सौंपा। साथ ही निगम की मनमानी पर आंदोलन की बात भी कही। ग्वालियर रोड पर बने सराय ख्वाजा के दुकानदार डॉक्टर राम बाबू हरित के नेतृत्व में नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से मुलाकात करने पहुंचे। भाजपा नेता राम बाबू हरित का कहना था कि जो नाला निगम बना रहा है उस नाले के चलते यहां के दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी छीनने का खतरा है। नाला निर्माण के चलते इन दुकानों को क्षति पहुंचेगी तो कई दुकानें टूटेंगी भी। इसी आशंका के चलते क्षेत्रीय पार्षद राजेंद्र सिंह ने पीड़ित दुकानदारों की ओर से नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और उन पर रहम करने की अपील की। दुकानदारों का नेतृत्व कर रहे राम बाबू हरित का कहना था कि अगर निगम अपनी हठधर्मिता अपनाता है तो दुकानदारों के साथ मिलकर वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जी अभी जो हमारा ग्वालियर नेशनल हाईवे है उस पर एक नाला बनाया जा रहा है 11 करोड़ से नगर निगम के द्वारा। तो वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं हमारे राजेंद्र जी और वहाँ के सम्मानित हमारे सभी जो बंधु हैं उनको लेकर के आए। तो इनकी कुछ वहाँ अपने साथियों की दुकानें पहले से बनी हुई हैं, उनका मालिकाना हक भी है, इनके पास रजिस्ट्री भी है और नगर निगम ने इनका वहाँ पर जो असेसमेंट भी किया हुआ है, इनसे आउट टैक्स भी लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से ये लगता है कि ये वहाँ पर जो कागज हैं वो सही लीगली कानूनी तरह सही कागज हैं। तो हम इसी बारे में बताने आए थे कि पहले वहाँ पर जो दुकानें बनी हुई हैं पूरे इन्हें कम नुकसान ना हो, इनकी दुकानें ना टूटें और नाले को इस तरह से कुछ और नगर निगम व्यवस्था बनाए जिससे कि ये सब लोग, क्योंकि रोजगार सरकारें देती हैं और इनके रोजगार को ना खराब किया जाए। नगर आयुक्त ने राम बाबू हरित को भी दुकानदारों का पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद दुकानदार अब राहत की उम्मीद जता रहे हैं। आगरा संभागीय परिवहन विभाग के आदेश हर बार तय समय पर खोखले साबित होते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आरटीओ ओपी सिंह ने परिवहन विभाग के आदेश पर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए स्कूली वैन्स को निर्देशित किया था, जिस पर ना तो वाहन चालकों ने और ना ही आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान दिया। आगरा में संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी अपने दिए हुए आदेश को ही भूलने लगे हैं, जिसके चलते आगरा में रोजाना तमाम स्कूली बच्चों की जान से अवैध ऑटो और वैन चालक खिलवाड़ कर रहे हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। जबकि आरटीओ ने आदेश दिए थे कि 1 अप्रैल से स्कूलों में सिर्फ परिवहन के नियमों पर चलने वाली स्कूल वैन ही चलेंगी और कोई वाहन इस कार्य में वैध नहीं माना जाएगा। 1 तारीख से स्कूल वैन के लिए जो नियम कड़े तरीके से लागू होने वाले हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी चल रही है? आरटीए की बैठक हुई थी करीब 1.5-2 महीने पहले, तो उसमें डिसाइड हुआ था कि स्कूल में जो भी वाहन पंजीकृत होंगे स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए, उसमें के नियम शर्तें लागू की गई। उसको पालन के लिए इन लोगों को टाइम दिया गया था, जो कि 1 मार्च को ही ख़त्म हो गया था। लेकिन हम लोगों ने, चूँकि मार्च में हमारा राजस्व वसूली का भी रहता है बहुत ज़्यादा प्रेशर, तो हम लोगों ने इस अभियान को 1 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। हमने कहा है इस पर हम कार्रवाई 1 अप्रैल के बाद से शुरू करेंगे। तो जो भी मेन चीज़ें हैं उसमें एक तो यह है कि जीपीआरएस इनका वो लगा होना चाहिए इनकी गाड़ी में, और स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए, और सारे ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में लोगों ने बताया कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तो उसके लिए मैं स्पीड ट्रैफिक से अलग से बात करेंगे हम उसमें कि जल्दी करा देंगे। आपने आरटीओ नगर साहिब का बयान सुना जो परिवहन विभाग के आदेश पर दिया गया था। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें 1 अप्रैल की हैं, जिसमें स्कूली बच्चों को लाने और ले जाने में टेम्पो चालक खुलेआम स्कूली बच्चों को ले जा रहे हैं, जिन्हें न किसी अधिकारी के आदेश की परवाह है और न ही नियमों की। वहीं आगरा के किसी भी स्कूल पर आरटीओ की कोई टीम नजर नहीं आई जो इन वाहनों पर कार्रवाई कर सके, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि आरटीओ विभाग के अधिकारी खुद अपने ही आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते, तो उनका उल्लंघन करने वाले वाहन चालक उन्हें क्या समझेंगे।
बीमार वाहनों को चेकअप के बाद ड्राइविंग का प्रमाण पत्र देने वाले पॉल्यूशन सेंटर्स ने पॉल्यूशन टेस्टिंग को कमाई का जरिया बना लिया है। जिलाधिकारी कार्यालय से हुई शिकायत के बाद आरटीओ ने ऐसे पॉल्यूशन सेंटर्स पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए, जिन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने वाहनों की पॉल्यूशन चेकिंग के लिए कई प्राइवेट सेंटर्स को जिम्मेदारी सौंपी और निश्चित फीस भी निर्धारित कर दी। साथ ही इन पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर्स के द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को भी मान्यता दे दी, जिसका पॉल्यूशन सेंटर चालक गलत प्रयोग कर रहे हैं। इस पर कई वाहन चालकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर आरटीओ ने गंभीरता से जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जी सर, जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत हुई है प्रदूषण जांच केंद्र की, जिसमें कहा गया है कि वो बिना जांच के सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, उसके आधार पर बैठने हो रही है, वहाँ जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी गाड़ियों के लिए जांच के प्रदूषण जांच के पत्र जारी किए जा रहे हैं, उस पर क्या करना है? देखिए, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हमारे कार्यालय में जगह नहीं है। कार्यालय में इस समय निर्माण कार्य चल रहा है, स्मार्ट कार्ड बिल्डिंग चल रही है। चूँकि अब यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह नहीं है, इसलिए ऐसी गाड़ियों को खड़ा होने के लिए हमने ISBT में वहाँ के RM साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ गाड़ी खड़ी कराने की व्यवस्था की है। जहाँ तक शिकायत की बात है, अभी मेरे पास आई नहीं है, जैसे आएगी हम उसकी जांच करेंगे, अगर उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो आपकी बात समझ में हमको आ रही है कि गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं है, सवेरे से शाम तक चूँकि इनका खुला रहता है, तो 24 घंटे खोल सकते हैं, कोई रोक तो है नहीं इनको। तो हमारा कार्यालय तो 10 से 5 होता है, लगभग 11 बजे के बाद ही हमारे यहाँ भीड़ शुरू होती है और 4-5 बजे तक भीड़ खत्म हो जाती है। तो हो सकता है सवेरे शाम किया हो, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी शिथिलता होगी तो इसको मैं आरटीओ इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन को और RIT को लगा के निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह वाहन का एक एक पेपर वाहन को सड़क पर चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसी तरह पॉल्यूशन प्रमाण पत्र भी इस पेपर वर्क में शामिल हो गया है और इस आवश्यकता का वाहन चालक और वाहनों की पॉल्यूशन चेकिंग करने वाले सेंटर चालक खुलकर फायदा उठा रहे हैं। डीएम कार्यालय से मिली शिकायत के अनुसार कई जगहों पर वाहनों की पॉल्यूशन चेकिंग पैसों के लेन देन के बाद प्रमाण पत्र जारी कर दी जाती है, जिससे शहर में बीमार वाहनों की संख्या बढ़ने से शहर का पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही सड़क पर सड़क दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ रही है। फिलहाल आरटीओ ने ऐसे लोगों के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। सादा कपड़ों में नजर आने वाले रोडवेज कर्मी जल्दी ही नीली वर्दी में दिखाई देंगे। रोडवेज RM के अनुसार परिवहन विभाग के आदेश से होने वाला ये परिवर्तन फिलहाल रोडवेज वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों पर दिखाई देगा और जल्द ही इसे बाकी खंडों में भी लागू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने रोडवेज कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच समानता का सामंजस्य बिठाने के लिए एक कदम उठाया है, जिसके अमल में आते ही रोडवेज विभाग से संबंधित हर व्यक्ति नीले रंग की वर्दी में नजर आएगा। साथ ही विभाग की अलग पहचान भी बनाएगा। इस आदेश की पहल फिलहाल रोडवेज वर्कशॉप के कर्मचारियों से होगी और उसके बाद इस पहल को रोडवेज के हर खंड के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू कर दिया जाएगा। रोडवेज RM के आदेश पर सर्विस मैनेजर रविंद्र सिंह ने बताया कि विभाग के इस आदेश का सीधा असर कर्मचारी और अधिकारियों के बीच बढ़ने वाली दूरियों को खत्म करने पर पड़ेगा। पुष्पांजलि सीजन्स आगामी 3 अप्रैल को प्रॉपर्टी फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है। इस अवसर पर बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को कंपनी की ओर से आकर्षक स्कीम प्रदान की जाएगी। पुष्पांजलि ग्रुप का दयालबाग क्षेत्र में ये दूसरा बड़ा आधुनिक सुविधा युक्त प्रोजेक्ट है। पुष्पांजलि ग्रुप की आवासीय योजना पुष्पांजलि सीजन दयालबाग का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। पुष्पांजलि सीजन आगामी 3 अप्रैल को प्रॉप फेस्ट का आयोजन करने जा रहा है। प्रॉप फेस्ट के बारे में विस्तार से जानकारी ग्रुप के सीनियर मैनेजर रविशंकर ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस मेले के दौरान प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को आकर्षक स्कीम का लाभ दिया जाएगा। ग्रुप का ये प्रोजेक्ट सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। नहीं, हमने आपको बताया कि हमारी जो पॉलिसी है, सबवेंशन की स्कीम है पुष्पांजलि सीजन्स में, जिसमें कि हम लोगों से 20% अमाउंट अभी ले रहे हैं और बैंक लोन होगा उस पर। बैंक लोन के बाद नॉर्मल कोर्स में एंड यूज़र को पोजीशन तक एक EMI पे करना होता है, जबकि पुष्पांजलि सीजन्स में अगर वो बुक कराते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके इनिशियल 20% के बाद पोजीशन तक उन्हें कोई भी EMI पे नहीं करना होगा। उनकी EMI पोजीशन के बाद शुरू होगी, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है, खास करके 40,000 50,000 के इनकम ग्रुप वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, जो किराए के घरों में लोग रह रहे हैं। वो एक तरफ किराए के लिए भी पैसा निकालते हैं अपनी इनकम से, दूसरी तरफ EMI के लिए भी उन्हें पैसा निकालना पड़ता है और ये काफ़ी बर्डनसम हो जाता है।
इसलिए पुष्पांजलि ग्रुप पहली बार ये स्कीम लेके एंड यूज़र के लिए आई है, जिसमें कि आप अपनी मार्जिन मनी सबमिट कर दें, बैंक लोन ले लें और बैंक की EMI पोजीशन तक कंपनी बियर करेगी। पोजीशन के बाद आप जो एंड यूज़र है वो बियर करेंगे। कंपनी के राजीव आनंद ने बताया कि पुष्पांजलि सीजन में 2, 3 और 4 BHK 676 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। 3 अप्रैल को साइट कैंप पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर शहर भर के 600 से ज्यादा बच्चे पेंटिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेंगे। कंपनी के ओम शर्मा के मुताबिक ग्रुप का ये प्रोजेक्ट एड यूजर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का 60% कार्य पूरा हो चुका है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।